स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं का खंड बी यानी पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उनमें हम डिस्कस कर रहे थे मौलिक अधिकार। हमने 5 मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन किया था। उनमें से पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, उसके बाद था शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और फिर था शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। आइए तो ले चलती हूँ मैं आपको छठे अधिकार पर, जो कि इस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या होता है? देखिए, अगर जिन 5 अधिकारों को मैंने डिस्कस किया है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो अपन ने इन 5 अधिकारों को डिस्कस किया है, इन 5 अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इन 5 अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर संविधान के अंदर इन 5 अधिकारों की क्रियान्वयन यानी कि एनफोर्समेंट की कोई प्रावधान नहीं होगा। तो इनके क्रियान्वयन का अगर कोई प्रावधान नहीं होगा तो इन 5 अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, if the fundamental rights, the 5 fundamental rights which we have discussed above, they will be of no use if there will be no provision in the constitution to legally enforce them। यानी कि अगर उनका हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे उन अधिकारों का, तो कोई भी आसानी से उन अधिकारों का हनन कर देगा, कोई भी उन अधिकारों को वायलेट कर देगा। समझ में आ गई बात? इसलिए इस छठे अधिकार को बनाया गया कि अगर कोई भी आपके इन 5 अधिकारों का हनन करता है, वायलेशन करता है, तो आप सीधे की सीधे कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो आपके इन 5 अधिकारों को क्या करेगा? फिर रिस्टोर करेगा, पुनः स्थापित करेगा। समझ में आ गई बात? पुनः स्थापित करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, इन 5 अधिकारों को या आपका जिस भी अधिकार का हनन हुआ है उस अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए जो है लेख जारी करता है। हिंदी में बोलते हैं लेख, इंग्लिश में बोलते हैं रिट, WRIT, रिट। समझ में आ गई बात? बहुत ही अलग अलग तरह की रिट्स होती हैं, जैसे हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, ठीक है, को वारंटो। दीज आर द नेम्स ऑफ सर्टेन रिट्स, ठीक है, विच आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जो है इशू करता है इन रिट्स को। समझ में आ गई बात? टू रिस्टोर योर फंडामेंटल राइट, आपके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करने के लिए इन रिट्स को, इन लेखों को जारी किया जाता है। हम विस्तार में इन रिट्स के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार। आपको पता है जो ये छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, यह अधिकार संविधान की दिल और आत्मा है। This provision of the Constitution is the heart and soul of the Constitution। समझ में आ गई बात? और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो अधिकार है यह संविधान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। समझ में आ गई आपको बात? तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ मौलिक कर्तव्यों पर। हमने डिस्कस किए अभी 6 मौलिक अधिकार, अब हम डिस्कस करेंगे मौलिक कर्तव्य। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात और बता देती हूँ कि 2010 से, ठीक है, 2010 से हमारे पास में एक और अधिकार है जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। समझ में आ गई बात? शिक्षा का अधिकार ये कहाँ पे जोड़ा गया है? यह जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है,
राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसके अंदर ही अनुच्छेद 21 में ही हमने जोड़ा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये कैसे जोड़ा गया देखिए, संवैधानिक संशोधन जो बिल था उसे हम संसद में 2002 में लाया गया। संवैधानिक संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मैंने बोला है पहले बिल, जब तक वो बिल पास नहीं होगा तब तक वो बिल कहलाएगा, पास होने के बाद में, ठीक है, फिर वो लॉ बनेगा। तो जो संवैधानिक संशोधन बिल है उसे लाया तो 2002 में गया था, और एक कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 86, पर इसे पारित यानी कि पास, ये जो संसद के द्वारा जो है ये 2009 में पारित किया गया। इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2009, ठीक है, और ये लागू कब से हुआ, 2010 से यह लागू हुआ यानी इम्प्लीमेंट हुआ। राइट टू एजुकेशन अधिकार बनाया गया, शिक्षा का अधिकार को अधिकार कब बनाया गया, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अधिकार बनाया गया। समझ में आ गई बात, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, और इसे लागू कब से किया गया, 2010 से इसे लागू किया गया, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आइए अब चलते हैं मौलिक कर्तव्यों की तरफ, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए ये बात कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान था या जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया बाय दी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें ऐड किया गया, ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश की गई थी, सरदार सवर्ण सिंह जो थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी एक, उस कमेटी के गठन किया गया, और उस कमेटी के बाद उन्होंने सिफारिश की कि क्या बोलते हैं, अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा वाला संविधान का संशोधन था ये, 42वां संवैधानिक संशोधन था, जिसे कहाँ पे कब किया गया, वही 1976 में किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ना उसके तहत बहुत सारे चेंजेस और बदलाव जो हैं हमारे संविधान में लाए गए। तो एक बदलाव ये भी था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, एक बदलाव ये भी था कि मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और इसकी सिफारिश किसने की थी, इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी, सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। समझ में आ गई बात। अब ये जानना होगा कि ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से वाले पार्ट में है, दे आर देयर इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन से अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में यानी अनुच्छेद 51A में आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी रखी हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखिए सब चीज़ें भारत के संविधान में हमने कहीं ना कहीं से ली हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हमारी भी उपज है, पर हमने ज़्यादातर चीज़ें कहीं से ली हैं। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने ब्रिटेन से ली है। फिर आ गई बात मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, हमने अमेरिका से लिए हैं। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमने कहाँ से ली थी, सोवियत यूनियन, उस समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन थी जो आज रशिया कहलाता है, हमने हमारे मौलिक कर्तव्य सोवियत यूनियन से लिए थे, ठीक है। ये भाग 4 में मौजूद हैं और अनुच्छेद 51A में ये मौजूद हैं, ठीक है। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु अब ये कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब से लागू हुआ, 2010 से लागू हुआ, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है, यानी कि ये पेरेंट्स, मम्मी पापा, पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों तक को
कंपलसरी शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं। समझ में आ गई बात। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य से बाद में ऐड किया गया और 2010 से इसे लागू किया गया। ये संसद में पास तो 2009 में ही हो गया था, लेकिन इसे लागू 2010 से किया गया। समझ में आ गई बात। कुछ मौलिक कर्तव्यों के मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। कुछ मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, जैसे कि कुछ मौलिक कर्तव्य हैं कि भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान का कहना माने। ठीक है, हमारे संविधान में जो जो भी बातें लिखी हुई हैं उनका फुल रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। यह भारत के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपने संविधान का हमेशा मैं कहना मानूँ। आई शुड बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एक मौलिक कर्तव्य कहता है कि यह मेरी जिम्मेदारी बनती है भारत के नागरिक होने के नाते कि मैं भारत की संप्रभुत्वता, अखंडता और एकता को बनाए रखूं, कायम रखूं। ठीक है। एक कहता है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भारत की जो हिरासत है और संस्कृति है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व बचा कर रखूँ। ठीक है। और कुछ मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करूं, कि एक वैज्ञानिकों की तरह जो सोच होती है उसे मेरे अंदर विकास करूं और अपने अंदर अच्छे बदलाव लाऊं। एक ये है मौलिक कर्तव्य। एक मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के नागरिक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखूं। नदी, वन, ठीक है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, वन हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको मैं बचा कर रखूँ, उन्हें किसी तरह की ठेस में ना पहुँचाऊँ। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए मौलिक कर्तव्य। आइए ले चलती हूँ मैं आपको फिर 7वें संवैधानिक विशेषता की तरफ, जो आपकी किताब में दे रखी है, यानी कि राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है? निर्देश, किसी को निर्देश देना। ठीक है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, और ये निर्देश किसके लिए हैं? स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीतियों के लिए हैं। समझ में आ गई बात। तो राज्य की नीतियों के लिए निर्देश हैं ये। ठीक है, कि राज्य आने वाले समय में जो सरकारें बनेंगी, फ्यूचर गवर्नमेंट्स जो बनेंगी, ठीक है, वो क्या क्या पॉलिसीज़ बनाएं, किन किन पॉलिसियों का, नीतियों का गठन करें। ठीक है, उसके अंदर तो वो थोड़ा बहुत जो हिंट है वो इन DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से ले सकती हैं। तो आइए समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, यानी कि राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। पहली बात तो भारत ने ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड एक देश का नाम है, ठीक है, वहाँ से लिए हैं। राज्य यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत ने आयरलैंड कंट्री से लिए हैं। फिर ये कौन से भाग में मौजूद है, कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में ये मौजूद है। समझ में आ गई बात। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए ये पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। भविष्य में बनने वाली जो सरकारें हैं उनके लिए ये पथ प्रदर्शन का काम करते हैं, यानी कि उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको राह दिखाते हैं कि तुम जो सरकारें हो तुम्हें कैसी नीतियों का निर्माण करना है, तुम्हारे लिए राह क्या होने वाली है। समझ में आ गई बात। तो भविष्य में बनने वाली सरकारों के लिए ये नीतियों पथ प्रदर्शन का काम करते हैं। ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नीति निर्देशकों का जो एक और विशेषता है कि यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मदद करते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यह एक कल्याणकारी राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करने में मदद करते हैं। यह कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे
आपको पता है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ये जो नीति निर्देशक होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में वाद योग्य नहीं होते हैं। दे आर नॉट जस्टिफाइबल और दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई भी सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को ना माने, इन्हें फॉलो ना करे, तो उस सरकार को, ऐसा नहीं है उस सरकार के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है उसको स्यू कर सकते हैं और उस सरकार के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, नहीं। न्यायपालिका में ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं। अगर इनका क्रियान्वयन नहीं किया जाए तो इसके लिए कोई सज़ा नहीं है। अगर जैसे मौलिक अधिकारों के लिए होता है ना, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप उस आदमी को सज़ा दिलवा सकते हो और अपने मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करवा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य भी जो है जस्टिफाइबल नहीं है और लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। अगर इनका हनन होता है तो इनके क्रियान्वयन के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, अगर इनके क्रियान्वयन के लिए हम सरकारों को बाध्य नहीं करेंगे, अगर इनके क्रियान्वयन के लिए हम सरकारों को बाध्य नहीं करेंगे तो फिर सरकारें फॉलो कैसे करेंगी इन्हें? तो उसके लिए आपको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जो भी सरकारें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशकों को नहीं मानेंगी, उस सरकार का पतन निश्चित है, उस सरकार का पतन निश्चित है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। संविधान की आने वाली जो विशेषताएं हैं, अगली विशेषताएं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कुछ प्रश्न हों तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।